तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है इसमें रिलेटेड टू द रैम या हार्डवेयर, लाइक द जो पीएसयू होता है या फिर मदरबोर्ड के अंदर कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उस केस में ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन, सेम अब नॉर्मल और रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन का लगभग फंडा एक ही है कि अगर आपका सिस्टम अब नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है या आपकी मशीन रीस्टार्ट हो रही है बार बार, सो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू आवर बैट सेक्टर या पावर सप्लाई इशूज या ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है। सो अगले पार्ट पे चलते हैं, मूव करते हैं अपना जो है यूजर अनेबल टू मैप द टाइप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैप नेटवर्क टाइप? मैप ड्राइव सर जो शेयर रिसोर्सेज होते हैं अपना सर्वर के थ्रू हम्म। मैप करते हैं उसमें, जैसे क्लाइंट कंप्यूटर के इसमें हार्ड डिस्क बताता है वो। वर्चुअल हार्ड डिस्क की फॉर्मेट में आता है या फिर फोल्डर की फॉर्मेट में आता है? फॉर्मेट की फोल्डर में आता है। हम्म। ठीक है, उसका मैप वो नेटवर्क। जैसे आईपी एड्रेस के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव की, सो मैप नेटवर्क ड्राइव बेसिकली कॉमन सर्विस है, लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें हमें दोनों तरीके से टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, मीन्स दोनों साइड से टास्क परफॉर्म करने होते हैं। ज्यादातर मैप नेटवर्क ड्राइव को हम स्टैब्लिश करते हैं सर्वर पे, जो हमारा एडीडीएस मशीन है ना, उसी पे हम इस सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे। Number of client computers are available. Number of client machines are connected with same network environment like this. और इन systems को हमने convert कर रखा है from work group to domain. These all are the client PC. And this is our domain control. कोई से भी नेम आपने सेलेक्ट कर रखा है डोमेन को स्टैब्लिश करने के लिए। अब आपने प्लान किया कि हमारे पास जो स्पेस है 1 TB का स्पेस है, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर को हम शेयर कर देते हैं विद लिमिटेड परमिशन या विद फुल परमिशन। आपने इस फोल्डर को शेयर किया। फोल्डर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक, आप मैनुअली इसकी जो भी आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 192.168.100, दिस इज द आईपी। आप इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हर एक मशीन पे /192.168.1.100 ये वाली आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे तो आपको ये फोल्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद। बट ये हर बार आपको टास्क परफॉर्म करने पड़ेगा। एवरी टाइम यू नीड टू फॉलो द स्टेप। हर बार आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर शेयर्ड फोल्डर। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मैप कर लें परमानेंट के लिए, ठीक है, अगर हमने इसको मैप कर लिया है, कई तरीके हैं मैप करने के, तो मैप करने के बाद आप कभी भी अपने डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या डेटा को अप डाउन यानी उसमें स्टोर करना है या फिर उसमें से डाउनलोड करना, दोनों टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैप नेटवर्क ड्राइव को स्टैब्लिश करने के बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं। एक आपका मैनुअल मैपिंग और दूसरा अपने पास होता है मैपिंग यूजिंग जीपीयू। ठीक है। अब बहुत सारे क्लाइंट इन्वायरमेंट में हैं, बहुत सारी मशीनें आपकी रन कर रही हैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उनके ऊपर वन बाय वन करके मैप कर पाना या बाय मैनुअल स्टेप यूज करके मैप कर पाना, विच इज रियली डिफिकल्ट। 200 प्लस या 500 प्लस मशीन्स आर कनेक्टेड विद द डोमेन कंट्रोलर। हर एक मशीन को मैपिंग चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल मैनुअली। ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में ग्रुप पॉलिसी की हम मदद लेते हैं। वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर जीपीओ। ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के बाद वी आर एबल टू एस्टैब्लिश अवर मैप नेटवर्क ड्राइव। हम उसमें अपने मैप नेटवर्क ड्राइव को एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। ठीक है। So this is the actual gap between mapping. I'm going to show you the steps how we can configure the map drive. एक बार देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे to manage the map network drive. For this particular task, let me check.
आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन, बट हमें अपने डोमेन के लिए सेपरेट इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये हमारा एक डोमेन कंट्रोलर है और एक क्लाइंट मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है. इन दोनों के बीच में हम मैप नेटवर्क ड्राइव का कॉन्सेप्ट देखते हैं, दोनों तरीके से, मैनुअल तरीके से भी और ऑटोमेटिक तरीके से भी, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है अपना इन्वायरमेंट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन और क्लाइंट दोनों की हेल्प से स्टैब्लिश करते हैं. मैंडेटरी है, P2P और डोमेन क्लाइंट नेटवर्क इन्वायरमेंट हर जगह पे अवेलेबल रहता है. अब दिस इज अवर क्लाइंट कंप्यूटर, आई थिंक, विच इज रनिंग विद विंडोज 11 मशीन. और एक हमारे पास सर्वर 2019 विद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, उस पे ADDS की सर्विस के साथ हमने सेटअप कर रखा है. या दिस इज विंडोज 11 कंप्यूटर. और ये ADDS जो है वो हमारा सर्वर 2019 पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को हमने इंस्टॉल कर रखा है. ठीक है, दिस इज आवर डोमेन मशीन और एक अपने पास क्लाइंट कंप्यूटर भी अवेलेबल है. एंड होप सो कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे. मेक श्योर बोथ मशीन मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर. सबसे पहला एजेंडा हमें यही क्लियर करके चलना है कि दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करें. वी आर गेटिंग 172 बेस्ड आईपी एड्रेस mshome.net. पब्लिक आईपी है ना सर? पब्लिक आईपी एड्रेस कभी भी हमें नहीं, कहाँ पब्लिक है ना, आप देखो 172.17 है. अच्छा, हाँ हाँ हाँ. पब्लिक पॉसिबल ही नहीं है. And the domain controller that we established with name of class.com. ipconfig/all. DSCP server 172.17.176.1. And we are able to access internet. Okay, ठीक है. And let me check my base machine.
ipconfig Ethernet adapter v Ethernet default switch. Ethernet adapter Okay, so do one thing. I need to configure ncpa.cpl manual IP address. ठीक है, अभी सही आ रहा है class.com. होप सो कि इसमें मैनुअल आईपी एड्रेस हो. नहीं. I'm going to provide manual IP address 192.168.1.120, right? This is the IP address for our domain. 192.168.1.1, 192.168.1.120. We don't have any preferred DNS, so हम 8.8.8 को mention कर लेते हैं. As it is in the client machine, we are going to use same range of IP address. यहाँ पे भी हम ncpa.cpl 192.168.1.125 ये क्लाइंट की आईपी एड्रेस हो गई. 192.168.1.1 192.168.120 और यहाँ पे 8.8.8. ठीक है, so both machines are like as a connected to each other. Let me check communication. 192.168.1.120. This is the IP address of our domain controller. We are able to communicate with the help of a client machine. And now it's time to configure map network drive. अब मैप नेटवर्क ड्राइव के लिए डेफिनेटली हमने दो तरीके देखे हैं कि दो डिफरेंट वे हैं टू मैनेज द मैप नेटवर्क ड्राइव. सो जो भी यहाँ पे हमारे पास ड्राइव है अवेलेबल, उसमें एक फोल्डर तैयार कर लेते हैं शेयर के नाम से. और इस फोल्डर को हम शेयर कर देते हैं विद सेलेक्टेड यूजर या फिर विद फुल परमिशन. जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए अप्लीकेबल कर देते हैं. एवरीवन के लिए किया हमने, अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया. We successfully shared our folder in the environment में जितनी मशीनें जुड़ी हैं ना, वो सभी कंप्यूटर हमारे इस फोल्डर का एक्सेस कर सकते हैं. तो एक तो सिंपल तरीका है कि आप रन
और रन ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू डबल स्लैश 192.168.1.120। आप ये क्लिक करेंगे, it will redirect you on the page of our number of folders that we have। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा एंड यू विल गेट द ऑल एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर। बट ये प्रोसेस आपको हर बार करना पड़ेगा अगर आप मैनुअल स्टेप में जाते हैं तो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो फोल्डर दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करो और इसको मैप करा दो। जब आप मैप कराएंगे, और ये मैनुअल स्टेप होगा, जब आप इसको मैप कराएंगे ना, तो मैप का मतलब है ये कि परमानेंट आपके सिस्टम के साथ जुड़ जाएगा। जब भी आप मशीन को ऑन करोगे, जब भी आपका डोमेन कंट्रोलर ऑन होगा या क्लाइंट मशीन ऑन होगी, आपकी कनेक्टिविटी इमीडिएटली हो जाएगी। नो नीड टू परफॉर्म एनी मैनुअल टास्क, और ना ही आपको लाइक एज हर बार यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत पड़ेगी। सो ये मैनुअल मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप नेटवर्क ड्राइव को किस तरीके से मैप कर सकते हैं, बाय यूजिंग द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। जीपीओ की मदद से भी हम अपने इस ड्राइव को मैप कर सकते हैं। बट हमारा जो ट्रबल शूटिंग पॉइंट ये था कि क्लाइंट हर बार जब लॉग इन करता है ना, जब जब वो लॉग इन करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो मैप नेटवर्क ड्राइव है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जा रही है। अब अगर मैप नेटवर्क ड्राइव हमारी डिस्कनेक्ट हो जा रही है हर बार लॉगिन करने के लिए, तो यू ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद आवर एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर के केस में आप जीपीओ जहां से एग्जीक्यूट कर रखे हैं, जहां से आपने ग्रुप पॉलिसी को लगा रखा है, उस ग्रुप पॉलिसी की प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो एक ऑप्शन रहता है, ड्राइव रिकनेक्ट वाइल क्लाइंट मशीन लॉग इन। आप उस ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे तो जितनी भी बारी आप मशीन को लॉग इन करोगे ना, दोनों मशीनें आपस में नेटवर्क में कनेक्ट होंगी, तो देन यू विल गेट द कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक। उस केस में आपको हर बार मैनुअली स्टेप्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है यहाँ तक? सो अभी जो जीपीयू का पार्ट है ना, राइट, जो जीपीयू का पार्ट है उसमें हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे कि लाइक हाउ वी कैन मैनेज द सर्विस। क्लियर। सो ये अपने पास बेसिकली डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू द आईपी, रिलेटेड टू द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग। इफ यू फील लाइक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द पॉइंट, क्वेश्चन और एनी डाउट रिलेटेड टू द पॉइंट्स दैट वी कंप्लीटेड सो फार, तो एक बार हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमें वी आर आल्सो नीड टू स्टार्ट आवर जर्नी विद विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। ऐसा क्लियर है अभी तो। सो हम मूव कर सकते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे। हाँ जी। ठीक है। हाउ मच यू कंपेटेबल विद एडीडीएस सर्विसेज? एडीडीएस एक सेंट्रलाइज वे है किसी भी रिसोर्स को कंट्रोल करने का। यूजर का जैसे रिसोर्स में जैसे अपने यूजर कंप्यूटर ग्रुप्स वगैरह आ गए, उनको एक सर्वर के थ्रू क्लाइंट मशीन पे कंट्रोल करने के जो प्रोसेस होता है उसमें एडीडीएस के थ्रू ओपन कर सकते हैं, जिसमें कर्बरोस प्रोटोकॉल यूज होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए। Apart from this, anything else that we can add? इसमें जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं जैसे नेटवर्क प्रिंटर वगैरह, उनको अपन एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू। हम्म। और जैसे शेयर्ड फोल्डर हो गया, शेयर्ड प्रिंटर हो गया, इनको। और मतलब इसमें ऑथराइज जो यूजर होगा उसमें एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में वही यूज कर सकता है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होता। ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट अगर आपको एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सेटअप प्रोवाइड करना है तो उस सिचुएशन के लिए वी ऑलवेज नीड टू एस्टैब्लिश आवर डोमेन कंट्रोलर, और हमारे डोमेन से जितने भी डिवाइसेस जुड़ेंगे, नॉट ओनली द क्लाइंट कंप्यूटर, जितनी भी मशीनें, जितने भी कंप्यूटर्स अटैच होंगे, उन सभी को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, राइट? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जर्नी में कई सारे रोल्स हैं जो हमें आने चाहिए, बट हम
जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही बेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी कैन प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, अपने कंटेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी। अब विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी की केस की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना इसमें, वो आता है लॉजिकल नेटवर्क सेटअप का। ठीक है, लॉजिकल नेटवर्क सेटअप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायरलेस और ना ही हम वायर की बात कर रहे हैं। लॉजिकल नेटवर्क सेटअप दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है आपका P2P नेटवर्क, पीयर टू और पीयर, है ना, और दूसरा है डोमेन क्लाइंट नेटवर्क क्लाइंट सर्वर भी स्लैश बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब ये दो ही मेथड है हमारे पास नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए। आप केबल से कनेक्ट कर रखे हो या वायरलेस वाईफाई से कनेक्ट कर रखे हो, दोनों सिचुएशन में हमें दो मशीनों दो दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट P2P का कॉन्सेप्ट क्या है। पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है विथ सेम नेटवर्क, ठीक है, ये आपके एक ही नेटवर्क से, एक ही स्विच से बेसिकली सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है लाइक दिस, एंड इस- अनफॉर्चुनेटली हर मशीन जो है वो वर्क ग्रुप में है, चाहे इसमें वो जितने सर्वर भी ऑफ यूजर होंगे उनको सब सब डिवाइस में क्रिएट करना पड़ता है सब, अगर लोकल यूज, चार, इसमें हाँ। लोकल यूजर काम करेगा, इसमें डोमेन यूजर, डोमेन है ही नहीं तो यूजर कहाँ से आएगा, करेक्ट? ऑल द machines आर बेसिकली कंसीडर एज ए वर्क ग्रुप मशीन्स। जितनी भी डिवाइसेस है ना, ये आपकी वर्क ग्रुप की डिवाइसेस है। एंड क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू सेट अप आवर वर्क ग्रुप नेटवर्क एनवायरनमेंट? स्मॉल सेटअप के कई, लिए, जैसे कोई दुकान वगैरह हो। हाँ, मतलब स्मॉल हो गया आपका, डेटा शेयरिंग हो गई, या इंटरनेट शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेट शेयरिंग हो गई, या आपका रिसोर्स शेयरिंग हो गई। ठीक है, या आपका रिमोट डेस्कटॉप हो गया। इन सभी टास्क के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट। अब कौन इसको सेटअप करेगा, मीन्स किस तरीके के इन्वायरमेंट, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? तो सिंपल जो छोटी शॉप्स हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, है ना, साइबर कैफे वाले हो गए, डेटा एंट्री पॉइंट हो गया, ये सभी जाएंगे वर्क ग्रुप की तरफ से, क्योंकि डोमेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मल डेटा शेयरिंग करना है, इंटरनेट शेयरिंग करनी है, अपने रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर करने हैं आपस में। सो ऐसी सिचुएशन में हम इस वाले पार्ट पे जा सकते हैं। इज ऑल राइट? हम्म। अब डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग, जितने भी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो आईटी हो या नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मोस्टली हम प्रेफर करते हैं डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग को स्टैब्लिश करने के लिए। अब डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग की केस में एक आपका सर्वर मशीन होगा, हाई कॉन्फ़िगरेशन का आप सर्वर लगाएंगे, और इसमें डेफिनेटली हम ADDS की सर्विस इंस्टॉल करेंगे। ऑल द machines आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर डोमेन कंट्रोलर। ये जो डोमेन है इसका आप एक नेम प्रोवाइड करेंगे, कोई सा भी नेम, class.com, cloud.com, एनी xyz.com, कोई सा भी नाम एक प्रोवाइड करेंगे। और जो ये वर्क ग्रुप की डिवाइस है ना, इसको आप क्या करेंगे, मेंबर ऑफ डोमेन यानी मेंबर ऑफ class.com को मेंशन करेंगे। दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन बोथ, ये स्ट्रक्चर वाइज।
अगर हम इसके अंदर के टास्क की बात करें, इनके अंदर के वर्क की बात करें ना, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा गैप है। कैसे? ये सारी मशीनें जो है ना सेल्फ ऑनर है। ये सारी मशीनें सेल्फ ऑनर है, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पे सिर्फ एक ऑनर है। मास्टर स्लेव। ठीक है ना? और ये बंदे जो हैं वो एक तरीके की सारी चीजें मानेंगे जो हमारा डोमेन कंट्रोलर बोलेगा। ऑल गुड प्लीज? यस सर। तो सेल्फ ऑनर, नो वन कैन अप्लाई द पॉलिसी टू ईच अदर, इसमें से कोई एक दूसरे के ऊपर पॉलिसी नहीं अप्लाई कर सकता है। ऑनर किसी को भी पॉलिसी दे सकता है, ऑनर किसी के ऊपर पॉलिसी लगा सकता है। ऑनर इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो A to G जो भी सर्विसेज आपकी रन कर रही है क्लाइंट मशीन में, उन क्लाइंट को कंट्रोल कर सकता है, उन क्लाइंट को मैनेज करने का काम कर सकता है। इज ऑल राइट प्लीज? यस। अगला जो पॉइंट है, राइट, अगला जो पॉइंट है, अगला जो पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक सी, ADDS इंस्टॉल करने में बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि नहीं, एनीवन कैन इंस्टॉल द ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट? तो हर एक लाइक व्हाट वी कैन से दैट हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी है कि ही शुड नो अबाउट द एटलीस्ट 2 or 3 मॉडल ऑफ सर्वर। क्योंकि नॉर्मल जो डेस्कटॉप हम इस्तेमाल करते हैं या वर्क स्टेशन इस्तेमाल करते हैं ना, वो सर्वर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता रियल इन्वायरमेंट में। आपको एक डेडिकेटेड मशीन खरीदनी पड़ती है, एक आपको डेडिकेटेड मशीन का कोटेशन बनाना पड़ता है किसी कंपनी के लिए, एंड देन यू कैन इंस्टॉल योर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन डेडिकेटेड सर्वर मशीन। नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्लाइंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं वर्क स्टेशन को। बट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कंपनी जो है हमेशा कोशिश करती है कि वो एक डेडिकेटेड मशीन को इस्टेब्लिश करें। यहाँ पे हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करने वाले हैं अपने सर्वर मैनेजमेंट को। एक आपका सर्वर हार्डवेयर हो गया, और एक हो गया आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? सर्वर हार्डवेयर हो गया और दूसरा हो गया सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? दोनों के बीच में अगर हम गैप की बात करें, तो ह्यूज गैप बिटवीन सर्वर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हार्डवेयर के केस में लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ये जो हमारा सर्वर हार्डवेयर है ना, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे अलग है, सॉरी नॉर्मल कंप्यूटर से, नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप से कैसे डिफरेंट है। लेट्स टॉक अबाउट इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है ना, वो ATX फॉर्म फैक्टर यूज होता है। यू हैव आइडिया अबाउट फॉर्म फैक्टर प्लीज? यस मदर। ATX, मिनी ATX, IATX। दूसरा, मल्टीपल स्लॉट्स एंड सॉकेट्स। एक से ज्यादा प्रोसेसर और रैम के स्लॉट्स आते हैं। मल्टीपल स्लॉट्स और सॉकेट्स रहेंगे जिसमें हम एक से ज्यादा रैम और व्हाट वी कैन से दैट प्रोसेसर लगा सकते हैं। नंबर थर्ड, ये मोस्टली UEFI बायोस को कंटेन करता है। चौथा, ILO पोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा या फिर ID रैक पोर्ट मिल जाएगा। ये क्या होता है सर? जस्ट लाइक एज अ निक कार्ड, जैसे हमारा NIC कार्ड रहता है ना, एज इट इज हम्म। ILO पोर्ट और ID रैक भी हमारा निक कार्ड के तरीके से होता है, बट इसका काम बिल्कुल अलग होता है। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई सर्वर रिमोटली हैंडल करना है ना, लाइक द सर्वर इज सिचुएटेड इन लोकेशन ऑफ USA और आप इंडिया से रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। सर्वर डाउन हो गया है, लाइक शट डाउन हो गया है, आपको इसको रिस्टार्ट करना है यहाँ से।
को उसको टर्न ऑन करना है, आपको उसकी बायोस ओपन करनी है, फॉर्मेट करना है, सारे टास्क जैसे हम फिजिकल सर्वर पे परफॉर्म करते हैं वैसे आईएलओ और आईडी रैक जो है हमारे रिमोट सर्वर पे इंस्टॉलेशन के लिए, हमारे रिमोट सर्वर पे बायोस को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, अभी हम सेपरेटली देखेंगे। नंबर नेक्स्ट, इसमें हार्डवेयर रेड कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस एक पॉइंट और इसमें मेंशन करेंगे, ये हॉट स्वैपेबल होती है। आप ये पॉइंट मेंशन करेंगे हार्डवेयर की केस में जब भी हम बात करेंगे अपने सर्वर हार्डवेयर की। इज दैट ओके? अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए। विंडोज ने यानी माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी सर्वर, ये पहला इनका सर्वर था जो कि 1995 में इन्होंने लॉन्च किया था, और ये पहला सिक्योरिटी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें एनटीएफएस सपोर्टेड था, मतलब जो पार्टीशन हम करते हैं उसमें एनटीएफएस सपोर्टेड था। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद से बहुत सारे सर्वर इन्होंने लॉन्च किए। सर्वर 2000 आया इनका, 2003, 2003 है ना, 2008, 2K 2012, 16, 8, 19, 12, सर्वर 2016 और 2019, 22. 2022 और 2025। ठीक है, ये इनके पास लिस्ट हो गई सर्वर्स की, और हर एक सर्वर में डेफिनेटली अगर कोई मैन्युफैक्चरर वर्जन चेंज कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा गैप होगा। सो दिस इज द कॉमन गैप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब इस हार्डवेयर में हमें ATX आपको पता है, राइट, एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर, जिसका साइज, शेप और जो पोजीशनिंग ऑफ कंपोनेंट या जो जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे बोर्ड के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं वो नॉर्मल हार्डवेयर की वजह के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मल्टीपल स्लॉट्स एंड सॉकेट्स। एज पर द नेम सजेस्ट, जितने भी बोर्ड आप देखोगे ना, जितने भी मदरबोर्ड देखोगे सर्वर से रिलेटेड, हर एक मदरबोर्ड में मिनिमम कम से कम 2 प्रोसेसर की स्लॉट्स तो आप सॉकेट तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 सॉकेट से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम 6 to 8 सॉकेट तक के मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। एक से ज्यादा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे, प्लस एक से ज्यादा PSU लगा रहेगा। व्हाट इज PSU प्लीज? Power supply unit. करेक्ट। पावर सप्लाई यूनिट इनटू 2, कम से कम एक सर्वर में 2 पावर सप्लाई यूनिट इसमें मेंशन की जाती है। चलो वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक एक पार्ट को देखेंगे। अभी हम प्रोसीड करते हैं। मल्टीपल स्लॉट्स और सॉकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। UEFI बायोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द टाइप ऑफ लेटेस्ट बायोस, और इस लेटेस्ट बायोस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दैट सपोर्ट Graphical. है ना, GUI में आपको मिल जाता है, प्लस इसमें आपको जो हार्ड डिस्क रहती है उसका फॉर्मेट हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, MBR और GPT का दोनों सपोर्ट रहता है। और अगला जो पार्ट है वो है ILO एंड ID रैक। ILO एंड ID रैक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ILO जो है ना, ये HP वालों ने
एचपी के सर्वर में आपको देखने को मिलेगा अभी भी, और जो आईडी रैक है वो आपको डेल के सर्वर में देखने को मिलेगा। डेल का कोई भी मॉडल हो, अगर वो सर्वर है तो डेफिनेटली उसमें आपको आईडी रैक देखने को मिलेगा। दोनों का काम सेम है, नो गैप बिटवीन द वर्क। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया है और ये यूएसए जो क्लाइंट का सेटअप है। क्लाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सर्वर उन्होंने लगा रखा है, राइट। मे बी एचपी का सर्वर हो सकता है, मे बी डेल का सर्वर हो सकता है। हम यहाँ पे अपने लैपटॉप पे बैठ के या अपने वर्क स्टेशन पे बैठ करके हम इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो एंड वी आर कनेक्टेड विद सेपरेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग है, उनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग है। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टूल्स। किसी ना किसी टूल के थ्रू हम जुड़े हैं और उससे हम उनका आरडीपी एक्सेस करते हैं, उनमें हम टास्क परफॉर्म करते हैं, यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, ओयू क्रिएट करना, जीपीयू तैयार करना, वो सारी एक्टिविटी हम कर लेते हैं। बट थिंक अबाउट इट कि क्लाइंट की साइड कोई इंटरनल आईटी का बंदा नहीं है और हमारा सर्वर डाउन हो चुका है, स्टॉप हो गया, मींस शट डाउन हो गया किसी भी रीजन की वजह से, या हमारे रिमोट सर्वर पे ना बीएसओडी आ रही है, या हमारे रिमोट सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया है। सो इंटरनल आईटी भी नहीं है और हमें यहाँ से सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी आ रही है। दैट टाइम आईएलओ या आईडी रैक का पोर्ट आएगा। ये निक कार्ड के तरीके से ही, बिल्कुल निक कार्ड के तरीके से ही दिखेगा आपको। एनआईसी और आईएलओ एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे एक ही लोकेशन पे। हमें क्या करना है, इस पोर्ट पे आपको एक इंटरनेट की केबल लगानी है, इस पोर्ट पे एक अलग आईएसपी, सॉरी आईएसपी एक ही रहेगा, केबल अलग अलग लग जाएगी। इसमें जो आईपी एड्रेस मेंशन करोगे वो आईपी एड्रेस आपकी विद इन द प्रमाइसेस रहेगी। और जो आईएलओ में पोर्ट में आईपी एड्रेस, वैसे आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की जाती है। आईपी तो रहेगी बट इसमें वेबसाइट मेंशन की जाती है जो आपका सर्वर है। इसको आपको करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली। आप इसको क्या करेंगे, मैनुअली प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। और कॉन्फ़िगर करने के बाद डेल है तो डेल की साइट पे, एचपी है तो एचपी की साइट्स पे, साइट को हम ओपन करेंगे अपने इस इंडिया वाले मशीन पे। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, ये आपको पूरा का पूरा एक्सेस प्रोवाइड कर देगा हार्डवेयर तरीके से। मशीन शट डाउन है तब भी आप उसको टर्न ऑन कर सकते हैं, बिकॉज योर सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई यूनिट। हाँ, अगर केबल निकला है उसका, पावर सप्लाई नहीं है, तब तो कोई भी नहीं कर पाएगा। यू नो वेरी वेल अबाउट, कोई भी स्टैंड बाय की सिग्नल्स नहीं जाएंगे। लेकिन अगर पावर सप्लाई लगी है और मशीन हमारा, कंप्यूटर हमारा शट डाउन है, तो ऐसी सिचुएशन में वी आर एबल टू एक्सेस। पहला, क्या क्या टास्क परफॉर्म किया जा सकता है आईलो एंड आईडी रैक से। एक इंजीनियर बायोस सेटिंग कर सकता है, एक इंजीनियर हार्डवेयर रेड कॉन्फ़िगर कर सकता है, हम इसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, नॉट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो नॉर्मली हो जाता है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं रिमोटली। नंबर 4, मशीन को रीस्टार्ट और शट डाउन एंड टर्न ऑन। यस, वी कैन ऑल्सो टर्न ऑन कर सकते हैं। ये सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। ऑलराइट, प्लीज। ओके।
Now, means ILO and ID rack can help us to manage our services. रिमोटली हम सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। हार्डवेयर रेट क्लियर है? व्हाट इज हार्डवेयर रेट? हाँ, जो डायरेक्टली आप मशीन के बायोस अंदर में से होता है। बायोस में कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसका एजेंडा बिल्कुल ये है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओएस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर रेट को। हॉट स्वैपेबल की मीनिंग क्या होती है? रनिंग मशीन में कोई भी चीज जैसे हार्ड डिस्क वगैरह निकाल के दूसरी लगाना। हाँ, नई हार्ड डिस्क को अगर आपको लगाना है, रेड 5 आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और इसमें मतलब कैबिनेट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, फ्रंट पे ही हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन रहती है, राइट? सो आप जस्ट मेक एनी चेंजेस विद द हार्ड डिस्क इन रनिंग कंप्यूटर। आप अपने रनिंग हार्ड डिस्क के केस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। सो आई थिंक वी गुड विद दैट, राइट? हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पावर सप्लाई यूनिट दो तरीके की रहती है, और हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे सर्वर 2019 या 2022 पे, इन दोनों सर्वर पे हम लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? सो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू सेट अप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रैक्टिकल? हमें VMware वर्कस्टेशन के थ्रू, अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है, लाइक 16 GB रैम बेस्ड मशीन है, तो आप VMware वर्कस्टेशन के ऊपर क्या करेंगे, यू नीड टू इंस्टॉल द VMware वर्कस्टेशन। उस पे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनिशियली हम इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेंगे टू establish our network environment, and after that we are going to install more than one server। आगे आके RODC भी आएगा, नॉर्मल एडीसी, एडिशनल डोमेन ADC भी आएगा, है ना? तो सीडीसी, एडीसी। ये मतलब 2-3 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट टाइम क्लाइंट की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये पूरा का पूरा स्टैब्लिश करना है सेटअप, और फिर हम बेस से स्टार्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से। क्लियर? ओके। तो डू यू हैव VMware वर्कस्टेशन? हाँ सर, है मेरे पास। आईएसओ वगैरह भी सब पड़ी हुई। हम्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019, इंस्टॉल विंडोज 10 या विंडोज 11 फॉर क्लाइंट। क्लाइंट पीसी के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? नाउ इंस्टॉलेशन में प्रोसीजर में कोई इशू है नहीं। We just need to establish one Windows Server operating system. Maybe this is our Server 2019. Very first step, install Active Directory. Server 2019 के लिए हम एक Active Directory इंस्टॉल करेंगे इसमें। Configure Client Operating System, then convert Client वर्कस्टेशन टू डोमेन PC नेम। to from work group to domain। जो भी आप डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करेंगे वो हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, AD objects and containers। नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं और नंबर ऑफ कंटेनर्स यहां से स्टार्ट करेंगे। इन बिटवीन बहुत सारी चीजें आएंगी दैट वी नीड टू
objects container. Yeah, this is the initial point that we need to keep in our mind. ADDS इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. उस प्रीरिक्विजिट्स के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेंगे. एंड वाइल कन्वर्टिंग आवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन, उसमें भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. सो इंस्टॉलेशन बहुत बड़ी बात नहीं है. टू इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और टू इंस्टॉल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एनीवन कैन डू दैट. आसानी से उसको इंस्टॉल किया जा सकता है. एंड नाउ वी नीड टू स्टैब्लिश अवर इन्वायरमेंट, और उसमें हम डायरेक्टली एडीडीएस को इंस्टॉल करेंगे. ठीक है. सो लेट्स कनेक्ट ऑन डे आफ्टर टुमारो, और फिर हम अपना एडीडीएस इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके सर. पुरानी रिकॉर्डिंग्स हमने शेयर की हैं. कैन यू प्लीज जस्ट चेक, गो थ्रू एंड डाउनलोड. हाँ सर, वो मिल गई मेरे को, डे 6 और डे 7. हम्म. सर एक ठीक है. क्वेश्चन था, ये अपने जो टीच मी क्लाउड पे जो 104 का जो कोर्स है वो क्या अपडेटेड है क्या अभी, लेटेस्ट जो है? हाँ ये 28 वीडियोस बता रहा है वो. हाँ ये लेटेस्ट अभी हमने एक रिसेंटली बैच खत्म किया था ना. अच्छा, तो इसमें और जैसे यूट्यूब पे वो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? इसकी जो वीडियो है ना वो यूट्यूब पे है ही नहीं है. अच्छा. ये जो क्लासेस है ना